आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व। वेल, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। एज प्रॉमिस्ड that you will be listening a program called स्वास्थ्य की बात रेडियो टशन के साथ with well-known doctor in his field, Dr. S.P. Pandey ji. So we are here. We are going to complete our promise, but before doing that, it will be only fair to wish you all a very, very happy Teachers' Day, which is going to be celebrated on September 5th. We are recording on the 4th of September, just little away from 5th of September, to be very honest, to be precise. And now it's my duty to welcome Mr. S.P. Pandey ji. Before introducing him, it will be only fair to tell you more about him. That I already told you, he is a well-known doctor in his field, homeopath, good knowledge about Ayurveda as well. So let's ask and know what actually he is going to tell you all, or tell us all. There are too many sentences which can be rightly used about the health, what kind of precaution needs to be taken in a type of disease, whatever we are going to discuss. So now start the proceedings. Hello, Dr. Saab. Very good evening. How are you? Very good evening, dear, and thank you very much. Being spent somehow, and hoping to be successful for everyone. Okay, welcome in our show. This is a very first show which we are going to record on the health, So I hope it will be more beneficial for people who are having some doubt or questions in their minds related to any disease. Yeah, really, it may be, but if they want deeply by their heart. Right. And in between, what I can share that a match was being played between India and Nepal, where India won the match by good margin. Actually, Rohit Sharma played a blinder. With him, Shubman Gill also played a fine knock. So that's all from the sporting events. Now, just come on our show. Congratulations to the Indian teams and all the listeners even. थैंक यू। तो चलिए डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं प्रारंभ करूं, ये जान लेना जरूरी है कि आप कहाँ से हैं। आप डॉक्टर की जो आपने पढ़ाई लिखाई की, या थोड़े से और सिंपली बोलूं तो डॉक्टरी जो आपने की, उससे पहले आपकी लाइफ में तमाम चुनौतियां आई होंगी। तो मैं आपके छोटे से परिचय से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद हम सवालों पर आएंगे। जी अवश्य। सबसे पहले तो मैं रेडियो टशन का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने लिसनर्स तक पहुंचने का एक सुनहरा सा प्यारा सा अवसर प्रदान किया है। और जहां तक मेरे परिचय का सवाल है, तो मैं वैसे कभी जनपद फैजाबाद कहलाता था ये, और मंडल भी फैजाबाद था। तो फैजाबाद जनपद के ग्राम सभा पूरा बदलही, तहसील जलालपुर, थाना जैदपुर का निवासी हूँ मैं। और ये पुरातन समय में फैजाबाद जनपद का और आज के समय में जनपद अंबेडकर नगर का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका, आजमगढ़ के बॉर्डर यानी आजमगढ़ से लगता हुआ क्षेत्र है ये। और ये अहिरौला प्रखंड और प्रखंड भ्याव के मध्य का भाग है, यानी दोनों का सीमा है, बॉर्डर है। और जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है, तो वास्तव में my birthplace is Calcutta. I born in Calcutta. I started my education in Calcutta, and first 8 classes have been learned from Calcutta, studied from Calcutta, and then senior secondary, यानी 10+2 from Punjab School Education Board, और DBI यानी डॉक्टर ऑफ ब्रेल इंटरनेशनल, जो PhD के समकक्ष है, ये मैंने लिसेस्टरशायर इंग्लैंड से प्राप्त की। तो ये तो रही आपके परिचय और आपके शिक्षा दीक्षा की बात। जब आपने शिक्षा दीक्षा शुरू की या प्रारंभ की,
उस समय में, क्योंकि आप दृष्टिबाधित भी हैं, आपने श्रोताओं को मैं बताता चलूं, इन्होंने अपने परिचय में इस बात का जिक्र नहीं किया, और ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आदमी जब तक माइंड से डिसेबल ना हो, एटीट्यूड में डिसेबिलिटी ना हो, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या है क्या नहीं है वो मैटर नहीं करता। अगर आपके अंदर एबिलिटी है, कुछ करने की चाहत है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर पांडे साहब ने किया। तो वो बताने की जरूरत नहीं है, और फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। खैर, तो बीइंग ब्लाइंड, कई बार हमारे मन में ये सवाल उठता है कि क्या एक दृष्टिबाधित व्यक्ति भी डॉक्टर हो सकता है, या थोड़ा मोड़ा देखना आवश्यक है? अपना अनुभव और अपनी चुनौतियों को जरूर साझा करिए। जी ऐसा है, ब्लाइंड होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बशर्ते दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला तो ये कि आपके घर का माहौल क्या है, पारिवारिक माहौल क्या है, वहां पर आपको सपोर्ट कैसा मिलता है। नंबर दो, आपके आसपास का क्लाइमेट्स, वेदर्स क्या है, आपके जो आसपास आपके जो बासिंदे हैं, जो निवासी हैं आपके आसपास के, वहाँ का माहौल कैसा है, उन लोगों की सोच कैसी है। और फिर जब आप एजुकेशनल प्लेसमेंट्स पर जाते हैं तो वहाँ पर आपके साथ कैसा बिहेव होता है। इसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि आपकी स्वयं की इच्छाएं क्या हैं, आप में कुछ भी सोचने करने की ललक है भी या नहीं। क्योंकि देखिए, तुलसीदास जी ने अपने एक चौपाई में लिखा है रामचरितमानस में कि फूल ही फर ही न बेत, जदपि सुधा बरस ही जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिल ही बिरंच सम। कहने का भाव यह है कि यदि हम अपनी ही मूर्खता में, अपनी ही शान में डूबे रहेंगे, तो बड़े से बड़ा गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर के हमें गाइड करें तो भी उसका फल हमें नहीं मिलेगा, उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा। तो हमारी स्वयं की क्या सीखने या क्या करने की ललक है, हम क्या चाहते हैं, ये शक्ति जो हमारी जो ऐच्छिक शक्ति है, ये प्रबल होनी चाहिए। अगर ये इतनी सारी चीजों पर सही मेंटेनेंस हो पाता है तो ब्लाइंड जीवन में कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात, हाँ ये सच है कि बीइंग ए ब्लाइंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन अगर आप ब्लाइंड होकर के नहीं कर सके तो थोड़ा बहुत देख करके भी आप क्या कर लेंगे। मान लीजिए अगर किसी को 2% दिखाई देता हो तो 2% दिखाई देने से तो वो दवाई का लेवल पढ़ नहीं लेगा, फिर लाभ क्या है। नसें, आप मान लीजिए इंजेक्शन दे रहे हैं, तो इंजेक्शन देने के बाद नस में इंजेक्शन एंट्री होने तक तो आपको दिख रहा है, किंतु जब एंट्री हो गई तो उसके बाद तो नहीं दिख रहा कि नोक कहाँ, सुई की जो नोक है वो कहाँ तक पहुंची, वो तो आपको नहीं दिख रही। तो वो तो आपको अपने अनुमान और अपने एक्सपीरियंस के ही सहारे करना होता है। तो वहाँ तो साइटेड पर्सन, जिनको हम नॉर्मल बींग्स कहते हैं, वो भी फेल हैं, उनसे भी कई बार चूक होती है। तो ब्लाइंड से तो चूक होना स्वाभाविक है। तो इसमें थोड़ा बहुत देख सकने या ना देख सकने से कहीं ज्यादा मायने रखता है आपकी इच्छा शक्ति क्या है वो। ऑलराइट, आपने जो स्कूलिंग बताई अपनी, स्कूलिंग आपने कहाँ से बताई? स्कूलिंग मेरी फर्स्ट स्कूलिंग स्टार्टेड इन कोलकाता, कलकत्ता ब्लाइंड स्कूल, बेहला, कलकत्ता 7,34 से पहला, वही मेरा पहला विद्यालय रहा। और भाषाईगत ढांचाओं में मजबूत करने में सबसे पहले यहीं से बंगाली और इंग्लिश की मेरी पकड़ बनी। और साइंटिफिक नॉलेजेस की इच्छा भी यहीं पर मेरी जागृत हुई, क्योंकि उस समय मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि आई एम ए ब्लाइंड। एक बात और बताता चलो आप लोगों को, इन साहब को तमाम ऐसी भारतीय भाषाएं हैं जिनमें पकड़ है। कई को बहुत अच्छा बोल सकते हैं, कई को अच्छा लिख भी सकते हैं, और कई ऐसी भाषाएं हैं जिनको केवल समझ सकते हैं और कुछ कुछ बोल भी सकते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी, ये तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। बंगाली भी अच्छी बोलते हैं साहब ये, तो इनके बारे में क्या कहूँ, जितना बोल दूं कम है। नाउ जस्ट कम ऑन topic what we are discussing right here. Before moving ahead towards homeopath or Ayurveda, can you please clarify differences between these pathies such as allopath, Ayurveda or homeopath in Hindi, please, so people can understand who are having language difficulties? जी श्योर, डिफरेंसेस तो होंगे ही। वास्तव में एलोपैथ और होम्योपैथ और आयुर्वेदा तीनों तीन अलग अलग चीजें हैं। तीनों प्रकार की औषधियों के निर्माण, तीनों प्रकार के, तीनों की फॉर्मूलाओं में, और कई बार तीनों के जो विचार हैं उनमें बड़ा अंतर आता है। इस कारण से क्लिनिक्स भी
डेफिनेटली अलग ही होंगे। हाँ, ये सत्य है कि प्रैक्टिशनर को तीनों पैथ में से जिसका भी बढ़िया नॉलेज हो या बढ़िया नॉलेज ना भी हो, बट अगर नॉलेज हो तो प्रैक्टिसेस के अधिकार सभी को होते हैं। एक एलोपैथिक डॉक्टर भी होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकता है, और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी एलोपैथिक होम्योपैथिक, और एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी एलोपैथ आयुर्वेद नेचुरल पैथ और यूनानी सभी प्रकार के दवाओं को प्रेस्क्राइब करने के अधिकार होते हैं। बस मामले होते हैं स्टोरेज के। मतलब ये मैं समझ लूं कि अगर एक कोई आयुर्वेद का डॉक्टर है तो वो एलोपैथ या होम्योपैथ की दवाइयों का स्टोर नहीं कर सकता, राइट? होम्योपैथ को कोई भी स्टोर कर सकता है। अच्छा। बट एलोपैथ और आयुर्वेद में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। समस्या यह है कि एलोपैथ की जो दवाइयां होती हैं, मैं आपको बताता चलूं, इसको थोड़ा सा शायद मैंने शॉर्ट कर दिया था अपना आंसर। जो एलोपैथ की दवाइयां हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए सक्रिय होती हैं, उसके बाद एक्सपायर्ड हो जाती हैं। उनकी जो अवधि है वो बहुत एक निश्चित होती है और बहुत कम समय के लिए होती है। नतीजा क्या होता है कि एक्सपायरी के बाद भी अगर तो डॉक्टर ट्रेंड है, योग्य है, तो एक्सपायरी के बाद भी 2-4 महीने तो चला लेगा अपने रिस्क पर। बट अगर वैसे कहने के लिए दे दिया जाए, अगर वैसे कोई मेडिकल स्टोर उठा करके किसी को भी एक्सपायर्ड दवाइयां दे दें और ये भी ना देखे कि कितनी पुरानी हो गई है, एक्सपायरी कितने दिन पहले खत्म हुई, तो वो दवाई इंसान को रिएक्शन करना ही नहीं सिर्फ अपितु जान तक ले सकती है, जानलेवा हो सकती है। तो ऐसी दशा में अच्छा, ये खतरे आयुर्वेद और होम्योपैथ में बहुत कम है। होम्योपैथ में तो 1% है, आयुर्वेद में है बट अपेक्षाकृत कम है। आयुर्वेद में भी है बट अपेक्षाकृत कम है। तो ये मसले हैं इसमें। हाँ, तो बेसिक रूप में मैं ये अगर श्रोताओं को समझाना चाहूँ अपनी जो आम बोलचाल की भाषा है वो ये कि एलोपैथ की दवाइयां जो होती हैं उन्हें एक्सपायरी डेट के बाद लेना खतरे से खाली नहीं होता है। खतरे से खाली नहीं है। होम्योपैथ और आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उन्हें आप एक्सपायरी डेट के बाद अगर ले भी लेते हैं तो रिकवरी संभव है। हालांकि रिकवरी एलोपैथ में भी संभव है, यहाँ मैं स्पष्ट करता चलूं, लेकिन वो निर्भर करता है कि डॉक्टर जो है या चिकित्सक वो कितना अनुभव है रखता है, राइट? हाँ, चलिए, मुझे बहुत कम समझ है। साथ साथ एक और भी चीज इसमें मैं ऐड करूंगा। चिकित्सक के अनुभव पे तो निर्भर करता ही है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, आपकी स्टेमिना या यूं कहें कि इम्यूनिटी कितनी है, ये उस पर भी काफी हद तक डिपेंड करता है। इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता इस विषय से। मेरी समझ बहुत कम है इन विषयों पे, तो मैं थोड़ा थोड़ा समझता चलूंगा जिससे मैं दूसरों को भी समझाने में मुझे थोड़ी सहजता हो, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से या इस फील्ड से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं तो डॉक्टर ने जो दवा लिख के दे दी, थोड़ा गूगल किया, उसके बाद खा लिया। इट डजंट मैटर कि वो क्या इफेक्ट करेगी, क्या साइड इफेक्ट करेगी। खैर, हालांकि इस वीडियो में दी गई जो भी जानकारी है वो डॉक्टर के व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन आप बिना सलाह के, बिना अपने आप को एग्जामिन कराए किसी भी दवाइयों का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके साथ कुछ भी होता है तो रेडियो टशन या डॉक्टर एसपी पांडे साहब इन चीजों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको एग्जामिन नहीं किया है, ना देखा है आपको, तो वो देखने के बाद बेहतर दवाइयां आदमी सजेस्ट कर सकता है। हाँ, कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कुछ कॉमन दवाइयां चल जाती हैं, बुखार में पैरासीटामोल सभी सजेस्ट कर देते हैं, वो एक अलग मामला हो गया। लेकिन गंभीर अगर रोग आपके साथ कुछ है तो केवल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या फिर किसी को सुनने के बाद दवाइयां ना करें, एक बार आप डॉक्टर से खुद भी बात करें। ये एक बता देना बड़ा जरूरी था, अदरवाइज कल को कोई क्लेम करेगा। बहुत जरूरी था। हालांकि जो कॉमन दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी वो भी, वो कहते हैं ना, एक कहावत है हिंदी उर्दू में मिली जुली, नीम हकीम खतराए जान, तो कुछ वो भी हैं। बट चलिए, फिर भी मोटा मोटी तीर कभी कभी तुक्का बन जाता है तो लोग चला लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, विदाउट हैविंग एडवाइजर्स फ्रॉम द डॉक्टर्स इट शुड नेवर बी टच्ड। खाना तो दूर की बात, छूना भी मेरी नजर में वर्जित होना चाहिए। हाँ, मैंने सोचा इस बात को बताना जरूरी है, अन्यथा की स्थिति में कल को कोई पांडे साहब पर या आजम पर क्लेम करे तो वो ठीक नहीं है। हाँ, और दरअसल में दोनों, एक बात मैं और भी बताता चलूँ एक रोचकता के लिए दोस्तों की, कि दोनों ही आपके नाम से तो आजमगढ़ बस गया है, जहाँ पर इब्राहिम दाऊद जैसे भी पैदा हुए, और फैजाबादी भी कोई कम नहीं, क्योंकि फैजाबाद डिवीजन का ही ये अंग है हमारा अम्बेडकर नगर। यानी मौजूदा समय में
अयोध्या मंडल कहेंगे। तो और आपको बताऊं, अम्बेडकर नगर का मैं भी निवासी हूँ। तो घुमा फिरा करके कहने का मतलब ये है मेरा, कुल मिलाकर के ये जो 2 मंडल हैं, जो डिवीजन है 2, फैजाबाद हो या अयोध्या कह लें या उधर का आजमगढ़ कह लें, तो ये हिंदू और इस्लामिक दोनों तरह के टेरर्स को प्राचीन समय में अनजाने में बेचारे जन्म देकर के आज भी पछता रहे हैं। तो इसलिए हम पर क्लेम आना यह स्वाभाविक सा भी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये उसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी था। हाँ, बट दोस्तों ये हंसने के लिए ये बातें लास्ट की कही गई के लिए। बिल्कुल हाँ, इस पर अन्यथा में ना ले आप सब। अक्सर डिस्क्लेमर चैनल्स पे डले रहते हैं ना, कोई सुसाइडल वीडियो होता है तो साफ साफ लिखते हैं जी देखो ये नुकसान कर सकता है, आपको जरा बचा के देखना। तो यहाँ कुछ नुकसान नहीं करेगा। अगर आप इनसे भी अगर बात करना चाहें तो हमारे पास आप संपर्क करें, हम इनके व्यक्तिगत संपर्क सूत्रों से आपको अवगत करा देंगे, तो आप इनसे भी बातचीत कर सकते हैं, वो बात का विषय है। खैर, आजकल के जमाने में खान पान इतना अजीबोगरीब है, इतनी सारी मिलावटें हैं सभी प्रकार की खाने पीने की वस्तुओं में या खाने पीने के सामानों में, कुछ भी कह लीजिए। कैसे बच सकता है एक आदमी कि वो बीमार ना हो? क्या क्या हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर्स या वेस्टर्न लाइफ को फॉलो नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा आपको? बहुत ज्यादा नहीं, मुझे तो लगता है कि 90 to 95% हम फॉलो कर रहे हैं शायद, जो मेरा आकलन है। देखिए, आज एक बच्चा घर में घी का बना पराठा नहीं खाना चाहता। आज एक बच्चा गाय का दूध नहीं पीना चाहता, उससे नफरत करता है। अदर हैंड, बाजार में जाते ही पापा ये चाउमीन थोड़ा सा खरीद दो ना, पापा ये समोसा लेंगे ना, पापा टिक्की लेंगे ना, जबकि बाजार की चीजें कतई सही नहीं। खान पान का हमारे मन, मस्तिष्क और शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार के स्वास्थ्यों पर बहुत अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है। जैसा हमारा खान पान होगा वैसा ही हमारा स्वास्थ्य होगा, वैसे ही हमारी मानसिकता होगी, और उसी के आधार पर हम सामाजिकता या धार्मिकता या जो कुछ भी अपने आप में कह लें, हम सभी को लीड कर सकते हैं सहज भाव से। अगर खान पान हमारा अच्छा नहीं होगा तो पहली बात तो हमारी सोच ही अच्छी नहीं होगी। तो खान पान का प्रभाव तो है। जहाँ तक वेस्टर्न कल्चर की बात आपने कही, तो बात तो सही है। खान पान के साथ पहनावे को भी मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि खान पान के साथ पहनावे का भी बड़ा फर्क पड़ता है हमारे शरीर और मन पर। मैं इस सवाल पर आता कि क्या जो हमारा पहनना है, ओढ़ना है आज का, ये भी शारीरिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, एक चीज आप विचार करके देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अभी गर्मी पड़ रही है और ये बरसाती गर्मी है। क्या इस समय अगर आपसे कहा जाए कि जैकेट, कोट या स्वेटर पहनी, कैसा रहेगा? सिंपल सी शरीर के ऊपर क्या अनुभव आप करेंगे? साधारण में निस्संदेह वो गर्म कपड़े हैं, वो सर्दियों के ही लायक है, उन्हें सर्दियों में पहने जाने चाहिए। इसी प्रकार से गर्मियों में सूती कपड़े या खादी के कपड़े हम पहने, जो हमारे पसीने का शोषण कर सके, हमें ठंडी हवाओं से वंचित ना रखे। हवा बंद कपड़े, ढीले ढाले हम कपड़े पहने। ये कई सारी चीज। आज क्या हो रहा है कि आज हम इतने टाइट कपड़े पहनते हैं कि हमारे शारीरिक अलग अलग अंगों को हवा की प्राप्ति ही नहीं होती। और हम आपको बता दें कि हमारे शरीर में जो प्रकृति के द्वारा रचित कहें या ईश्वर के द्वारा रचित कहें, चलिए मेडिकल की भाषा में नेचर द्वारा रचित ही कहें, प्रकृति के द्वारा रचित जो हमारे 10 छिद्रांग हैं, 10 छिद्रांग में से आपके नाक, कान, मुंह, आंख, ये तो बाहर है, ये तो चलिए सीधी हवाओं से संपर्क रखते हैं। लेकिन आपके बहुत सारे कमर के अंगों की अगर हम बात करें, आपके गुप्तांगों की बात करें, तो ये इतने कसे हुए होते हैं कि ये बाहरी ऑक्सीजन को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। नतीजा, शरीर में गैस का बनना या गैस का नियंत्रण न होना, इस तरीके से वायु विकृतियां बढ़ती हैं हमारे शरीर में। हमेशा पेट दबा रहेगा, पेट दबा रहेगा, आप ढंग से कुछ खा नहीं सकेंगे, केवल पानी पिएंगे और पानी की जगह पर ठंडा वगैरह उठपटांग चीजों का सेवन करेंगे। नतीजा, बंद कमरों में अगर किसी भी चीज को आप रख देंगे तो वो उबलेगा ही। तो हमने शरीर को, कपड़े पहनने का भाव यह नहीं था कि एकदम से शरीर को बैंड कर दो। कपड़े पहनने का भाव था कि हमारे शरीर के सभी अंग साफ साफ ना दिखें, अर्थात पर्दे में भी रहें,
हमारा मान सम्मान इज्जत भी बचा रहे और हमारे पूरे शरीर को प्राकृतिक जो आवश्यक जो पोषक तत्व जो प्रकृति से पाना है, जल, हवा, धूप आदि से, वो भी उसे समय समय पर उचित मात्रा में मिलते रहे। वो तो हम लेने ही नहीं देते, पहनावे के आड़ में, सजने बजने के आड़ में हम तो उससे उसे वंचित कर देते अपने शरीर को। तो बहुत फर्क पड़ता है स्वास्थ्य पर इसका भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम श्रोतागण जो भी इसको सुनेंगे कम से कम इन बातों पर अमल करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे आपके जीवन शैली में कुछ परिवर्तन हो, जो जरूरी भी है। अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके जीवन में कुछ आमूलचूल परिवर्तन जो है वो आपको करने पड़ेंगे। अदर देन दैट व्हाट विल हैपन, यू विल स्टार्ट गेटिंग captured by so many diseases such as heart failure, kidney failure. There are number of diseases I cannot explain even. आज के जमाने में तो पूछो मत। खैर, एक सवाल ले लेता हूँ। एक जनाब का सवाल है, उन्होंने 2016 से लेकर 2022-23 तक धूम्रपान किया। अब जो कि नहीं करना चाहिए कायदे से, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, फिर भी लोग मानते नहीं है। सरकारें इसको बेचती भी हैं और उनको क्योंकि टैक्स मिलता है तो बेचना उनका धर्म है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन खाना ना खाना वो आपकी इच्छा पर होता है, फिर भी आप लोग उसको खाते पीते हैं। खैर जी, ये तो मेरी अपनी राय। तो उन जनाब के साथ अब दिक्कत क्या है, पहले उनके मुंह में 5 उंगलियां जाती थी, अब स्थिति ये है कि 2 उंगली जाती नहीं तो गोलगप्पे खाने के बाद दूर की, और दुकान पर पहुंचने के बाद ये होता है छोटे छोटे खिलाना भाई ताकि खा लें। और ये केसेस मैंने अक्सर देखे हैं। ये चलिए उनका सवाल था वो तो ठीक बात, बट ये केसेस मैं जब गोलगप्पे के ठेले पे खड़ा होता हूँ मुझे अक्सर सुनने को मिलते हैं, भाई जरा छोटे रखना, और मैं उनमें से हूं, मैं बोल रहा भाई जरा बड़े खिलाना। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मैटर जरूर शेयर किया, किंतु नाम शेयर नहीं किया, और नाम हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि नाम हम उजागर भी नहीं करना चाहेंगे। दूसरी बात, अब मैं आता हूं उन साथी पर। साथी को चाहिए कि वो अपना हेपेटाइटिस सी, डी और बी अवश्य चेक करवाएं। मुझे बड़ी गहरी आशंका है इस विषय पर। आज नहीं तो कल या भविष्य में माउथ कैंसर की संभावनाएं बन सकती हैं दोस्त। और आप तो जानते हैं कि ये बीमारियां अक्सर लाइलाज होती हैं, इनके लिए आज तक कोई वैक्सीन या इंजेक्शन नहीं बने। हाँ, अगर तो हेपेटाइटिस सी, डी या बी में से कोई है तो उन्हें अभी से ही हमारे पास बहुत बड़े बड़े ऐसे रिसर्च सेंटर्स हैं। BHU है वाराणसी में, लखनऊ में आपके पास संजय गांधी आयुर्विज्ञान केंद्र है, या फिर क्या कहते हैं अपने पास KGMC, KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और भी अच्छे हैं। नहीं कुछ तो आप अपने जिला अस्पताल लेवल पर ही जाएं, लेकिन उससे आप चेकअप करवा लें। हेपेटाइटिस सी, डी और बी, इन तीनों का किसी भी कीमत पर चेकअप करवा लें, क्योंकि अगर इनकी क्वालिटीज में वृद्धि होती है तो डेफिनेटली इनमें से कोई एक कैंसर की संभावना आपको हो सकती है भविष्य में। हालांकि अभी ईश्वर करे कि कभी किसी को ऐसी समस्या आए भी ना। देखिए मित्रों, एक चीज मैं इसी के साथ शेयर कर दूं। धूम्रपान हो या गुटखा या हो तंबाकू, जिन्होंने पकड़ लिया इतनी आसानी से छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन अब भी दिल्ली दूर नहीं है। कहते हैं ना, कहावत है, दिल्ली दूर नहीं है। तो अभी भी समय कुछ बीता नहीं है, तो बहुत ज्यादा जिंदगी नहीं कट गई। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे बहुत संभल के जीना चाहिए। तो एक बैग तो नहीं कहूंगा मैं, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप किसी नशा मुक्ति केंद्र जाएं, बट इतना जरूर कहूंगा कि जो भी आपका मौजूदा डोज हो उसे धीरे धीरे यथासंभव, माने आप ये प्रयास करें कि एज मिनिमम एज यू कैन एक्सेप्ट, कितना कम से कम लेने पर भी आपको असुविधा ना हो तो उतना घटा दें। अगर आप दिन भर में 10 बीड़ी या सिगरेट लेते हैं तो आप कोशिश करें कि 4 से 6 से ऊपर ना जाए। फिर धीरे धीरे आप प्रयास करें कि 2 से 3 पर आए या 1 पर आए, फिर 24 घंटे में 1 पर आए, फिर कभी कभार की आदत डाल लें। तो इस तरीके से करते करते आप चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं। Nothing impossible in our life. We can do save ourselves. It is our duty for lead a fresh life so that we can save our children and wife. तो ये विशेष बात याद रखनी होगी सभी के लिए। यद्यपि थोड़ा सा हास्यास्पद लगेगा ये मेरी जो छोटी सी लाइंस थी 2-3 शब्दों की, लेकिन ये विटामिन सी, बी और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी, इनको जरूर चेकअप करा लें वो साथी। मैं यही बार बार कहूंगा और हाथ जोड़ करके प्रार्थना के साथ कहूंगा कि आप इसे चेक करवा लें।
ताकि अगर इसमें कोई ऐसी जीन पनप रही होगी तो तत्काल पता लग जाएगा। और अगर आप तत्काल इलाज शुरू कर देते हैं तो होम्योपैथ या आयुर्वेद या एलोपैथ के डॉक्टर्स भी उसके वायरस को समाप्त कर देंगे। और हर 6 महीने पर आपका स्पेशल चेकअप होता है इसके लिए, और आप अपने आप को सेफ रख सकेंगे, लंबी आयु जी सकेंगे हंस करके परिवारजनों के बीच। कम से कम अपना नहीं तो अपने पत्नी, बच्चों, माँ, भाई, बहन, बाप, इनका ख्याल अवश्य कीजिए। ये हमारी विशेष प्रार्थना है। फिलहाल अभी उन्होंने जैसा मुझे बताया कि छोड़ दिया है उन्होंने, अब नहीं सेवन करते बिल्कुल भी, और जो अच्छी बात भी है। मैं सब से डॉक्टर साहब की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, पूरे परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर यही गुजारिश करूंगा, आप लोग जितना संभव हो सकता है धूम्रपान से बचें, नशे की आदत न डालें। कभी कभार मैं ये भी कहना यूं तो गलत है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो शौकिया कभी कभार पार्टीज वगैरह में बियर वगैरह कई बार प्रेफर कर लेते हैं। तो कभी कभार तो साल 6 महीने में 1-2 बार समझ में आता है, लेकिन आप उसको अपनी रूटीन में शामिल कर लेंगे, उससे नुकसान ज्यादा आपका है और उससे कहीं ज्यादा नुकसान उन परिवारजनों का है जिन्होंने आपके लिए जो समय आपके दिया। सहारे हैं या आपके लिए पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सही। तो ये एक चीज। अच्छा, आजकल बड़ा एक कॉमन सा सवाल है, वो मेरा भी है, मतलब आप लाइफ स्टाइल चेंज करें या जो भी करें, वो एक बाकी विषय वस्तु है, उस पर हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की। पिंपल्स आज की बड़ी आम समस्या है और लड़कियां खास करके इससे बड़ा परहेज करती हैं। अपने चेहरे पर बिल्कुल भी पिंपल्स वो रहने देना चाहती हैं, इसलिए तमाम नुस्खे अपनाती हैं, सच एज पपाया का कुछ, कभी आलू को उबाल के उसको लगा लिया, कभी खीरे का कुछ, तमाम सारी चीजें, नींबू, ये वो। लेकिन इसका बेसिक कारण और इसका दरअसल ट्रीटमेंट है क्या? हाँ, ट्रीटमेंट है, बट एक बात कहना चाहूंगा, अगर कोई समाधान आपके घर में पड़े प्राकृतिक चीजों से हो जाए तो उससे बेटर इलाज हम किसी भी इलाज को नहीं मानते, क्योंकि दवा के माध्यम से जो इलाज होती है वो किसी असमर्थ की होती है। सामर्थ्यता तब बरकरार होगी कि अगर आप अपने घर के प्राकृतिक चीजों का आत्मसात करें। वैसे पिंपल्स वगैरह से लड़कियां ही नहीं, आजकल तो लड़कों ने, हमारे बेटों ने तो बेटियों को भी फेल कर दिया है। खैर, तो लड़कियों को तो दूसरे घर जाना होता है, लड़कों को तो वो भी नहीं, उन्हें तो लाना होता है, लेकिन इसके बावजूद वो भी बड़े परेशान रहते हैं। सही आपने कहा है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था ये आपका और बहुत जायज भी था। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पिंपल्स वगैरह होने के अगर कारणों पर हम ध्यान दे दें तो शायद ट्रीटमेंट की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़े। सबसे बड़ी चीज मैं यही कहूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। ओके, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। तो इलाज आप बाद में करें, इससे अच्छा सही समय पर अगर सही परहेज कर लिया जाए तो ये जो आपका समय की बर्बादी है, ये करो, वो करो, 100 करो, डॉक्टर के पास जाओ, लाइन लगाओ, 500 रुपए फीस दो, कहने का मतलब आर्थिक, सामयिक, मानसिक हैरेसमेंट, बहुत सारी ऐसे जो समस्याएं हैं उससे आपकी बचत होती है। बाकी दवाइयां हैं, ऐसी बात नहीं है। एंटीम्क्रूड है होम्योपैथ में। एंटीम्क्रूड, अगर आपकी एज वैसे तो 16 साल तक को हम प्योर लिक्विड नहीं देना चाहेंगे, अगर आपकी एज 0 to 15 है तो उसमें ग्लूकोज मिक्स करके या ग्लूकोज के दाने डाल ले, इस तरीके से तो 4 से 6 गोलियां उसकी रोज आप सेवन कर सकते हैं। दिन एक डोज के तौर पे 4 से 6 गोलियां, अर्थात दिन भर में 3 से 4 डोज आप ले लीजिए इस तरीके से डेली। थोड़ा समय लंबा लगेगा, बट लड़कियों को इतना इंतजार कहाँ पसंद है। गिफ्ट में अगर देरी हो गई तो क्या होगा भैया आजम, मुझे भी आप मरवाएंगे, खुद भी मार खाएंगे जनता से फिर तो। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने आपसे सवाल पूछा। कई बार तो ऐसा होता है उनको गिफ्ट वगैरह अगर लेट एंटीम्क्रूड और सल्फर, होम्योपैथ में एंटीम्क्रूड और सल्फर सबसे बेस्ट दवाएं हैं, साथ में कार्बोवेज। सल्फर का कौन सा कॉम्बिनेशन, 200 या फिर क्या? ये फॉलोड बाय द एज। अच्छा, 0 to 15 को मैं not more than 30, and if you are above 20, 25 to 30 या above 40 तो 50, और above 40 अगर आप हैं तो मैं ये कहूंगा कि 200 पावर्स में ले लीजिए।
थोड़ी मोड़ी समझ मुझे होम्योपैथ की है, क्योंकि थोड़ी मोड़ी दवाई मैंने कभी कभार ली है, इसलिए मैंने ये सल्फर 200 का इस्तेमाल किया था। मैंने पहले वैसे बताया, मुझे बहुत होम्योपैथ कम में आप समझ। कोई भी कॉम्बिनेशन ले लेंगे, किसी भी पोटेंशियल पावर का, किसी भी पावर का आप ले लेंगे, हम्म। आपको हर्ट नहीं करेगी। अगर आपको फायदा नहीं दे सकती तो कभी नुकसान नहीं देगी। लेकिन अच्छा। फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा साथियों से कि बिना डॉक्टर्स के एडवाइसेस के ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो आपके बेफजूल इस्तेमाल करने से नशे करने की आदतों में वृद्धि होगी, क्योंकि होम्योपैथ इज एल्कोहल, एल्कोहलिक, यू राइट। शुड नोट इट फर्स्ट। इसका एक विशेष परीक्षण, आप कभी भी 15-20 बूंद या 30 बूंद सीधे मुंह में टपकाइए, मुंह बंद कीजिए, सांस रोकिए, लिक्विड को पी लीजिए। उसके बाद आपको हल्का हल्का सुरूर, जैसे कभी हल्का सा जैसे आपने बॉटल भर बियर पी लिया हो, कुछ इस टाइप का सुरूर आपको महसूस भी होगा, हल्का गुलाबी नशा। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर बेफजूल आप इस्तेमाल करेंगे अपनी मनमर्जी से, तो धीरे धीरे भाई आप नशे के आदी होते जाएंगे। तो इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के कि कभी भी ड्रग्स का इस्तेमाल, नो ड्रग शुड बी टेकन विदाउट द एडवाइसेस ऑफ डॉक्टर। वो चाहे कितना भी सेफ अपने आप में क्यों ना हो, बट शुड नेवर बी टेकन विदाउट द एडवाइसेस ऑफ डॉक्टर। राइट। तो ये तो थी दवाइयाँ। अच्छा, एक एक गुजारिश और, जो भी दवा आप बताएं उनकी स्पेलिंग जरूर बताएं, ताकि जो श्रोता है उनको कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और बीइंग ब्लाइंड, हम क्योंकि सुनने के आदी होते हैं, तो स्पेलिंग्स का उतना सही मायने में, मैं आपको सच बताऊं तो उतना कई बार नॉलेज नहीं होता है। वो अलग बात है कि उम्र के साथ साथ हम सीखते रहते हैं, वो ठीक बात है, लेकिन फिर भी। तो आपने जो दवा बताई अभी होम्योपैथ की, उसका नाम? सल्फर की तो आपको स्पेलिंग जानने की मित्रों जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो तो खैर जहां ठीक तक है। एंटिम क्रूड की है, तो ANTIMCRUID। इट्स ANTIMCRUID, राइट। ID, या। हालांकि डॉक्टर्स की आदत है गलत स्पेल वो पेपर्स पे भी लिख देते हैं, मैं भी कई बार लिख देता हूँ अनजाने में। बट होता क्या है कि मेडिकल स्टोर वाले स्पेल को नहीं देखते, वो मोटा मोटी ये देखते कि ये वर्ड बनता क्या है और इस वर्ड में हमारे पास कोई ड्रग्स अवेलेबल है या नहीं। अच्छा, तो एक ये बात होता है। बताइए मुझे, मतलब मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहता हूँ, बड़ा हैरान भी रहता हूँ कि भाई ऐसा डॉक्टर क्या लिख देते हैं, जो मेडिकल वाले जो उनके हॉस्पिटल के अगल बगल होते हैं उनको ही पता चलता है क्या लिखा, बाकियों से दिखाओ बोलते जी पता नहीं है। अच्छा, एक समझ में आती है मेरे को, वो ये कि भाई उनका कमीशन वगैरह फिट होता है या फिर जो भी। उसके अलावा ऐसी कौन सी राइटिंग लिखते हैं जो किसी के समझ में नहीं आती आम आदमी के? बातें दोनों हैं, जो आप कह रहे हैं बातें दोनों हैं। हालांकि होम्योपैथ और आयुर्वेद पे ये लागू नहीं होती। आयुर्वेदा वाले तो हिंदी में भी लिख देते हैं उठा करके, या संस्कृत के देवनागरी में भी लिख देते हैं। और जहां तक होम्योपैथ वालों का, होम्योपैथ वाले लिख देते हैं इंग्लिश में। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बताऊं, साइंस पढ़ने वालों के जिनमें इतना कोर्स होता है ऑल ओवर लाइफ, जब से वो पढ़ना शुरू करते हैं और जब तक समाप्त करते हैं, तब तक उनके पास इतना कोर्स होता है कि उनका डेली इतना वर्क होता है कि अगर वो फ्रेश राइटिंग में लिखेंगे तो वो लिखते ही रह जाएंगे, उनकी परीक्षाओं में वो फेल हो जाएंगे। नतीजा क्या होता है कि उनकी राइटिंग अति गंदी हो जाती है, आधे अक्षर समझ में आए, आधे अक्षर नहीं समझ में आए। दूसरी बात, हम बैठेंगे 10 बजे और 2 बजे हम उठ करके चले जाएंगे। 10-4-14, 10 बजे हम ड्यूटी पर बैठेंगे और 14 बजे उठ करके चले जाएंगे। इस 4 घंटे में अगर हम 400 पेशेंट देखते हैं, तो आप हमें बताइए कि एक पर्चे पर अगर 4 दवाई लिखनी है, तो कम से कम अगर एक पर्चे पे 10 मिनट का समय लगा, तो 400 आदमियों पर कितना मिनट लगेगा? 4000 मिनट। क्या 4000 मिनट हम अपने डिस्पेंसरी में बैठते हैं? ये बात समझ में आई। नहीं, मेरी मैंने बड़ी 240 मिनट तो हम टोटल डिस्पेंसरी में होते हैं। राइट। अब 240 मिनट में हमने 400 पेशेंट देखे या 500 पेशेंट देखे, तो रेशियो कैसे मेंटेन होगा? सभी को आप कैसे देख पाएंगे? मैं खुद अपनी बात बताऊं, होम्योपैथिक मेडिकल क्लिनिक्स पर बहुत कम भीड़ होती है, ना के बराबर ही पेशेंट आते हैं। कभी कभार तो आते हैं, कई बार तो 15-15 दिन तक खाली बैठ के बस इंतजार ही करना होता है। लेकिन कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट खड़े हैं 500 से 800, और हमारी कैपेसिटी कि हम 100 से ज्यादा नहीं देख पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने पेशेंट को बुलाया, उनकी स्थिति पूछी, अगर देखा कि थोड़ा सा सीरियस पेशेंट है, फट से उठा करके रेफर कर दिया, रेफर टू XYZ, जाओ। फिर अगले को बुलाया, उसकी स्थिति देखी, हाँ क्या है कैसे है, दवाई लिख दी। तब तक तीसरे पेशेंट को बुलाया, उसको उठा कर रेफर कर दिया।
कई बार तो हम ऐसा करते हैं कि स्वयं एक्साइड हो जाते हैं और अपने असिस्टेंट से कह देते हैं कि बेटा सबके पर्चे ले लो और एक एक पर्चे पर प्रॉब्लम पूछ करके लिख लो, डिटेल्स में प्रॉब्लम लिखा और वहीं से अपने मतलब अभी चैम्बर में गए भी नहीं, वहीं से उठा करके डेट डाल दी, या तो डेट डाल दिया या रेफर कर दिया। अब नतीजा क्या हुआ कि लड़की ने पहले यहाँ करके सबको सुना दिया, जब सुना दिया तो अपने अपनी जगह पर चले गए। जब तक मैं चैम्बर में आया तब तक क्या पता चला कि गिनती के 50 आदमी बचे हैं। तब पर भी 50 आदमी, इतना करने पर भी 50 आदमी अभी भी खड़े हैं लाइन में, जिनको हमने देखना है। कारण क्या है कि जब तक मैं रेफर कर रहा था या उन समयों में आए, इनका प्रेस्क्रिप्शन उस समय तक बन नहीं पाया क्योंकि असिस्टेंट तो मेरे पास थी। तो ये दशाएं होती हैं कई बार। तो ऐसी दशा में उनकी राइटिंग का खराब होना या गंदी होना स्वाभाविक है। पहला तो ये जो है मेन पॉइंट है। रही कमीशन की बात, तो हाँ, ये सत्य है कि जो जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स या प्राइवेट डिस्पेंसरीज होती हैं, उनमें इसलिए वहाँ के मेडिकल स्टोर वाले ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि कई सारे डॉक्टर्स हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि ये थोड़ी सी निंदनीय कार्य है। हमारे बंधुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमारा नाम बदनाम होता है हम सबका। हम सभी एक ही घेरे में आ जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। जो कि होता है वो क्या कि जैसे कुछ लोग हैं सरकारी ड्यूटी अलग करते हैं दिन में, पर ड्यूटी पर नहीं मिलते, कोई ना कोई बहाना लगा करके छुट्टी पर रहते हैं या इमरजेंसीज में रहते हैं। शाम सवेरे अपना पर्सनल जो है प्रैक्टिसेस प्राइवेटली करते हैं, तो वो उन्हीं सरकारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो उनके हॉस्पिटल्स में आती हैं। तो जब वो दवाइयाँ वो दुकान वालों को देंगे तो उनके पर्चे को वही समझेंगे ना, दूसरे तो नहीं समझेंगे। तो इससे उनको कमीशन भी मिल जाता है और मेडिकल स्टोर्स वालों की अच्छी कमाई हो जाती है। क्योंकि अभी मैं इंडोमेथासिन एक दवाई है एलोपैथ में, ये पेट रोगों के लिए इंट्रोक्विनाल से कहीं 50 गुना ज़्यादा सेफ एंड कंफर्टेबल है। ये दवा अभी आप लेने जाएंगे तो आपके लखनऊ में बहुत से मेडिकल स्टोरों में नहीं मिलेगी, लेकिन यही दवा आप किसी सरकारी हॉस्पिटल्स के आसपास जाएं तो वहां पर मिल जाएंगे। बशर्ते शर्त ये होगी कि आप डॉक्टर से लिखवा के लाइए। तो डॉक्टरी पेशे में बीइंग अ विजुअली चैलेंज्ड, अब क्योंकि पढ़ाई के समय जो चुनौतियां आई, दैट यू हैव ऑलरेडी कोप्ड अप, यू आर नाउ ए क्वालिफाइड डॉक्टर, यू हैव ऑल द राइट्स to take up with the patients, check them all and prescribe the medicines according to the disease or according to the condition of the patient. Now, जब आप अब पेशेंट वगैरह को देखते हैं, वहां पे बीइंग अ विजुअली चैलेंज्ड क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, कैसे उनसे आप निपटते हैं? बहुत सारी कठिनाइयां साहब। कठिनाइयों की ये पूछे कि कौन सी चीज कठिन नहीं है, तब तो आसान हो उत्तर देना। लेकिन कठिनाइयां आपने पूछी हैं तो मैं यही कहूंगा कि कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। पहली कठिनाई तो ये कि हाउ ए ब्लाइंड पर्सन कैन प्रेस्क्राइब द मेडिसिन ऑन पेज, ऑन ए पेपर वर्क, ये कठिनाई है। दूसरी कठिनाई, इफ यू वांट टू इंजेक्ट समबडी एल्स, हाउ वुड यू केयर टू इंजेक्ट देम, कैसे आप इंजेक्ट करेंगे। क्या पता चला कि जहां नब्ज में आपने लगाना है थोड़ी सी भी आपकी हाथ टेढ़ी मेढ़ी हो गई और आपने सीधे हड्डी में ही लगा दिए, तो उससे पेशेंट का आपसे न केवल ध्यान हटता है, अपितु विश्वास भी घटता है, आप फ्रॉड सिद्ध होते हैं। तीसरी चीज क्या है कि पेशेंट, नॉर्मल जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके चेहरे को ही देख करके काफी सारा अनुमान लगा देते हैं, 2-4 बातें पूछ करके, और आपको दवा प्रेस्क्राइब कर देते हैं। बट एक ब्लाइंड कांट सी योर फेस, सो he needs to be discussed everything, either that's the secrets or that's the normal be, everything about आपको शब्दों में शेयर करनी पड़ेगी। फिर उसके आधार पर ही हमें अगर लगेगा कि नहीं इनको सीक्रेट चेकअप करना चाहिए, तो फिर उनको हम सीक्रेट रूम में भेज देंगे कि आप उस रूम में जाइए। अदरवाइज अगर आपकी बात हमें वहीं बैठे बैठे समझ में आ गई तो हम वहीं पर दवा प्रेस्क्राइब कर देंगे। इससे भी बड़ा चैलेंज क्या है, इससे भी बड़ा चैलेंज कि मैं तो मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से पता नहीं भारत में और भी हैं कि नहीं ब्लाइंड डॉक्टर्स जो कि प्रैक्टिस करते हो। एक या दो तो हैं शायद, लेकिन इन दिनों वो भारत में ही है कि नहीं ये कहना मुश्किल है। आप सोचें कि आपको देना है एंटीबायोटिक, इसकी क्या गारंटी है कि आप लाइकोपोडियम नहीं उठा करके उन्हें दे रहे हैं। तो ये चैलेंजेस तो हैं। इन चैलेंजेस को अगर आपकी लगन है तो आप स्वीकार करें, और अगर आप डीपली एक्सेप्ट करते हैं, यू मस्ट बी एबल टू फाइट अगेंस्ट दिस चैलेंजेस। और अगर आप उदाहरण के लिए जैसे आप साइनस इंजेक्शन ना देकर के आप
मैस्कुलर इंजेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, जो मांसपेशियों में लगाई जाती हैं। उनके लिए आपको कुछ स्थान चुनने होंगे, उसी मुताबिक आपको सीक्रेट पर्दा भी प्रदान करना पड़ेगा अपने पेशेंट्स को। जैसे हिप्स में हम दे सकते हैं इंजेक्शंस, थाइज में दे सकते हैं, नीचे जो मसल्स हैं अपने घुटने के नीचे बैक साइड, उसमें हम दे सकते हैं इंजेक्शंस, या जो मोटे लोग हैं उनको हाथ में भी मस्कुलर इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं, कंधे के इर्द गिर्द में, या फिर फ्रंट साइड में आर्म्स के दिए जा सकते हैं। तो इन जगहों पर आप इंजेक्ट करके अपना वो जो साइनस में जो इंजेक्ट करने वाली जो चुनौती है उससे आप बच सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हम होम्योपैथ्स में बहुत कम ही हम लोग इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लाइक नेवर कह लें तो भूल ना होगी, वेरी लिटिल या लाइक नो यूज। तो बाकी आवश्यकता पड़ने पर तो करते ही हैं। चुनौतियां दोस्तों हजारों हैं, कितनी चुनौतियां हम यहाँ पर गिनाएंगे। पहली बात तो ये है कि अगर आपके सामने आपका पैड पड़ा हुआ है बट आप विदाउट स्केल लिख नहीं सकते, या तो टाइपराइटर हो, तब पर भी आपको पता होना चाहिए कि आपके पैड पे कहाँ तक छपा हुआ है उसके नीचे आपको। और जब तक आपको पूरा ये नहीं दिमाग में बैठ जाएगा कि कहाँ तक ये छपा हो सकता है मैक्सिमम, तो उतनी जगह छोड़ करके, बल्कि उससे भी एक उंगली की जगह छोड़कर ही आप लिखें तो अच्छा है। Thank you very much for all these valuable inputs. So, if you are interested in this field, you can simply listen these lines very carefully. You can also be a successful doctor, but again, you need to be very powerful by your mind, by your heart, that you are looking to be part of that fraternity, like Dr. Field, right? According to my knowledge, as earlier told you that Sure. I'm not master of this field. Now, a very common question again coming in my mind actually, लोग आज के जमाने में बहुत मोटे हो रहे हैं। तो होता क्या है, मोटापा घटाने के लिए तमाम आयुर्वेदिक टैबलेट्स वगैरह वगैरह तमाम, जैसे बायोस्लिम हो गया या फिर कुछ और नाम से दवाइयां कंपनीज बनाकर रेफर करती हैं अपने पेशेंट्स को, ये टेलीकॉलिंग के थ्रू तमाम तरीके से कई सारे एजेंट लोग रखते हैं बेचने के लिए। घटाते हैं, घटता नहीं है, वजन कम नहीं होता। डोंट यू थिंक दैट द पीपल आर नॉट डूइंग एक्सरसाइजेस प्रॉपरली? दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन, एंड सेकंड मेन रीजन can be that they are not following the proper diet chart, and third reason can be that they are not taking the proper sleep. I don't know what are the reasons behind that. These are the things which I am able to understand. All three are, ये तीन के तीनों ही लागू होती हैं। पहली बात तो ये है कि जो आप प्राकृतिक संसाधनों से नहीं सॉल्व कर सकते, उसे आप केमिकल से कितना % सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में फिटनेस के लिए, और एक्सरसाइजेस के बलबूते पर हम अपनी बॉडीज को जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आपने सर्कसेस में कभी कभी देखे होंगे, हमारे भाई बहन जनता जनार्दन देखते होंगे, कई बार सर्कस करने वाले जो आते हैं तो ऐसी ऐसी लड़कियों को लेके आते हैं कि जो लड़कियां फोल्ड होकर के एकदम गोल पहिए की तरह से अपने आप को बिल्ड कर देती हैं। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? क्या वो इंसान की बच्चियां नहीं? दरअसल वो उनकी हैबिट है, वो उनके रोजाना की एक्सरसाइजेस है, वो उनकी प्रैक्टिसेस है। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। पहली बात तो ये कि हमारी एक्सरसाइजेस जो हैं, जो देखिए पुरातन समय में क्या था, पुरातन समय में ओपन डेफिकेशन का समय था। उस समय में लोग, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? Just a minute. Give me a moment. It looks like there is some technical issue, so I'll just try to make another attempt to reach to the doctor. तो फिलहाल हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक अगेन। ड्यू टू सम टेक्निकल इशू the show got discontinued. Now we are just trying to continue it again. हाँ, तो हम मोटापे पर बात कर रहे थे। आप कुछ पुराने जमाने के लोगों के बारे में बता रहे थे, थोड़ा बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोटापे में क्या है कि देखिए, पुराने समय के जो लोग थे वो अधिकाधिक पैदल चलते थे। दूसरी बात यह है कि पुराने जमाने में आपको पता है कि ओपन डेफिकेशन का सिस्टम था, तो दूर दराज तक ऐसे ही खेतों को ताकते झांकते चले जाते थे। इससे क्या होता था कि सवेरे एक तो नंगे पैर ही जाते भी थे वो,
तो सवेरे के टाइम पे जो घास पर चलना होता है, ड्यूज पड़े हुए घास पे जब हम चलते हैं तो वो हमारे फैटनेस को काटती है, यानी कि चर्बी को काटती है। दूसरी बात क्या होती थी कि पुराने जमाने में एक चीज और भी था, जैसे औरतों का आपने देखा होगा देहातों में विशेषता है कि रात के 2:30 3 बजे से जो है मूसल चलना शुरू हो जाता था। धान की कुटाई घर में ही होती थी। फिर दोपहर के माने लगभग 14 बजे से, यानी सिंस 2 PM हम कहें सिंपलता की सभी समझे, तो 2 बजे से दोपहर के जांता शुरू हो जाती थी, जांता चाकी, जिसमें जौ गेहूं चना मटर जो कुछ भी है घर में ही पीसते थे। तो इससे क्या होता था कि मोटापा कभी भी आता ही नहीं था। फिर चारा कतरना, खेतों में काम करना। आज क्या है, आज अगर किसी बच्चे को हम कहते कि बेटा थोड़ी सिंचाई कर दो, तो वो सबसे पहले अपने पैंट की क्रीज की तरफ देखेगा, शर्ट की क्रीज की तरफ देखेगा। दूसरी बात, हल्का ढीला ढाला कपड़ा पहनते थे वो। रसोई का कपड़ा अलग होता था। उससे भी पुराने जमाने की तरफ जाए तो रसोई में जो महिला जाती थी वो विदाउट हैविंग क्लॉथ्स, निर्वस्त्र अवस्था में जाती थी। नतीजा क्या होता था कि आग के कारण वहां जो होने वाली तपिश थी, उसके कारण हमारी चर्बी और बहुतायत नमक की मात्रा जो है गल करके हमारे शरीर में जितने रोम होते हैं उतने छिद्र होते हैं, आपको पता है, जो दिखते नहीं नंगी आंखों से। तो उस मार्फत पसीने के रूप में नमक और चर्बी गल करके निकल आया करते थे। नतीजा फैटनेस का कारण नहीं था बनता। आज क्या है कि आज एक तो जौ चना मटर ये सब हमने खाना छोड़ दिया, सामा कोदो मड़ुआ ये सब हमने खाना छोड़ दिया, बाजरा मक्का हमने खाना छोड़ दिया। आज हमें क्या चाहिए, हाइब्रिड वैरायटीज का चावल। और गेहूं भी आप जानते हैं कि डंकल प्रस्ताव के अंतर्गत इंदिरा गांधी जी भारत में लाई थी। गेहूं एक्चुअली भारतीय अनाज नहीं है। भारतीय अनाज है जौ, मक्का, बाजरा, चना, मटर, अरहर, या आपके राजस्थान में जीरे की खेती होती है मसालों में। ये भारतीय आइटम्स हैं। ये कभी भी चर्बी को बढ़ने नहीं देते। दूसरी बात, पहले मसालों का प्रचलन था, मसालों को पीसा जाता था सिलबट्टे पर। इस कारण से औरतों में कभी भी ना तो मोटापा आया और ना ही कभी भी बच्चा डिलीवर करने में कोई असुविधा आती थी। हंसते खेलते घर में कब क्या हो जाता था कोई पता ही नहीं। जब बच्चा के यहाँ घर में शुरू कर देता था, तब बुजुर्ग माताएं जो होती थी, दादी नानी, वो जा करके बाहर बुजुर्ग को बताती थी कि भैया किसी को बुला लाइए, किसी दाई को बुला लाइए जो है कि थोड़ा साफ सफाई कर दे। यही होता था। मर्दों में चारा कतरना, फावड़े से खेतों में काम करना, या ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर मजदूरी करना, घर बनाना आदि। दिन भर तो वो धूप में रहते थे, कहां से चर्बी जमने पाएगी शरीर में। ओपन डेफिकेशन के लिए मर्द हो या औरत हो, औरतें मान लीजिए नजदीक ही कहीं आसपास पर्दे में चली जाती थी, मर्द लोग दूर जाते थे। गन्ने का शरबत, गुड़ आदि का सेवन होता था, जिससे शरीर में कचरा जमने ही नहीं पाता था, तो मोटापा का शिकार इंसान नहीं होता था। प्लस कोषों, हमारे दादाजी स्वयं 8 से 10 कोस, 15 कोस, 20 कोस, यानी कि 3 किलोमीटर इक्वल्स ए कोस। तो अगर आप 20 कोस चल दिए तो डेफिनेटली कि यू हैव पास्ड ओवर अबाउट 60 किलोमीटर। तो उस समय साधनहीन होने के कारण से, साधनहीन होने का बहाना था, जबकि शारीरिक कसरत इतनी ज्यादा हो जाती थी कि आज की तरह जिम करने की या किसी रॉड पे लटक करके चलने की या स्पेशल एक्सरसाइजेस की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। आज स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस या तो खत्म कर दिए गए, या तो फिजिकल एजुकेशन के टीचर ही नहीं है। और दुर्भाग्य है कि आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, किंतु बहुत कम ही स्कूल्स कॉलेजेस होंगे कि जहां पर शारीरिक शिक्षा का कोर्स पढ़ाया जाता होगा या फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स होंगे।
बहुत कम ऐसे स्कूल कॉलेजेस होंगे। तो माना कि कुछ क्रिकेट फुटबॉल्स वगैरह खेले जा रहे हैं, लेकिन अब उसमें भी क्या होता है, एक खान पान का भी फर्क पड़ता है। चाउमीन हम खा रहे हैं, जंक फूड, चाइनीज फूड हम खा रहे हैं, हम अपना ट्रेडिशनल फूड तो ले ही नहीं रहे। तो डेफिनेटली है कि जो चीज हमारे देश का नहीं है, हमारे आबो हवा में अगर बाहर की चीज को लाया जाएगा तो वो हमें हाइब्रिड ही तो बनाएगी ना। प्रेगनेंसी हुई नहीं कि जो है दवा शुरू हो जाती है। तो ऐसी दशा में पहले के लोग तांबे के बर्तन में पानी पीते थे, पीतल के बर्तन में पानी पीते थे। आयरन की अगर किसी के गहने नहीं भी हैं तो कम से कम आयरनिक रिंग्स वगैरह भी पहनती थी। नतीजा बर्तन मांजती रहती थी, वो घिसता था, उसी बर्तन में पानी पीना। इस तरीके से क्या होता था कि कभी आयरन की शरीर में कमी नहीं होती थी। आज क्या है कि एक तो हम वाटर सप्लाई का पानी, जिसमें पानी को शोधने के लिए क्लोरीन, ये क्लोरीन हमारे शरीर में गैस पहुंचाता है, यह भी हमें शरीर को फुला देता है। और आज हम जो चीजें ले रहे हैं, एक तो जो कहते हैं कि बैलेंस्ड डाइट, हिंदी में कहें तो संतुलित भोजन, संतुलित अनाज, संतुलित भोजन भी तो हम नहीं ले रहे हैं। तो हर तरीके से देखा जाए तो हमारा खान पान, पहनावा, रहन सहन और अधिकाधिक दवाइयों का सेवन, टेंशन भी इसका एक, तनावग्रस्त होना, बात बात पर तनाव होना। पहले संयुक्त परिवार होते थे, अगर 4 मर्द बाहर गए हुए हैं कमाने, 5वां मर्द घर में है तो वो चारों के बच्चों को देख लेता था। अब स्थिति क्या है कि बात बात पर परिवार अलग हो गया, बात बात पर परिवार अलग हो गया। जब परिवार टूटते जाएंगे, छोटे परिवार में सारे काम आप अकेले कर नहीं सकते, नतीजा मशीनरीज का इस्तेमाल करेंगे, मशीनरीज के इस्तेमाल करेंगे, स्वयं बैठोले हो जाएंगे। जब स्वयं बैठोले हो जाएंगे तो बैठे इंसान को, कुर्सी पर बैठने वाले के पेट में गैस होगा, चर्बी बढ़ेगी, पेट निकलेगा। तो आज एक हम खड़े होकर के पानी पीते हैं, जब पेट निकल आता है बाहर। ये बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो मोटापे को टच करते हैं। बाकी जो 3 मुख्य कारण आपने इंगित किए थे कल बीती रात, वो तो जायज है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे, अभी ना जाने कितने कारण ऐसे होंगे कि जो मौके पर हम गिना भी नहीं सकते। अगर हम गिनाना शुरू करें तो शायद हमारी सारी रिकॉर्डिंग जो है मोटापे पर ही केंद्रित होकर रह जाएगी। तो अगर हम खान पान, पहनावा, रहन सहन, कसरत आदि को अपना ले फिर से पहले की तरह, तो निस्संदेह हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान विदाउट हैविंग एनी मेडिसिन हो जाता है। हाँ, आजकल फ्लू वगैरह भी बहुत चल रहे हैं, उस पर भी एक सवाल था कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। कई बार खांसी आती लोगों को तो उनके फेफड़े वगैरह में दर्द वगैरह भी उठ जाता है, तो उस पर भी थोड़ी सी अपनी राय देंगे। और तब तक मैं थोड़े से कुछ ऑफिशियल वर्क निपटा लेता हूँ। अवश्य। जी देखिए, जहां तक फ्लू की बात है या खांसी वगैरह की बात है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आज हम साफ सफाई का ढोंग रचते हैं। सबसे बड़ी जो जरूरी बात है वो ये कि हमने सोने और जगने के टाइम को मेंटेनेंस देना छोड़ दिया। आज हमारा ना तो कोई सोने का टाइम है, ना जगने का टाइम है। खान पान, रहन सहन, पहनावे को हम पहले ही कह चुके हैं। पहले एक चीज थी, यद्यपि उस चीज को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा। एक समय था कि कोई जब बुजुर्गों का पैर छूने आता था तो विशेष करके ब्राह्मण और राजपूत सीधे ही कह देते थे, हाँ हाँ दूर रहना, दूर रहना, दूर रहना। कहने का भाव क्या है कि तुम कहां से आए हो, कहां से नहीं। हाथ पैर धोए नहीं, नहाए धोए नहीं, साफ सफाई की नहीं, कपड़े चेंज किए नहीं, फट से तुम पैर छूने आ गए, ये तो कोई बात बनी नहीं। तो कहने का भाव मेरा जस्ट इतना सा है कि फ्लू से बचना है तो सबसे बड़ी बात, आप पीसे हुए मसालों का इस्तेमाल करना छोड़ दें जो मशीनरी से पीस करके आती हैं। साबुता खड़े मसाले ले आए, घर पर सिलबट्टे या ओखली से कूटे, उसका इस्तेमाल करें। दूसरी बात, मसालों को बैलेंस्ड कर दें। ये नहीं कि
हम थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो उठा करके काली मिर्च और अदरक हमने डाल दिया ज्यादा, लहसुन हमने ज्यादा डाल दिया। हर एक चीज की एक निर्धारित मात्रा होती है, 2 ग्राम से 5 ग्राम के दायरे में। इससे ज्यादा अगर आप कोई भी मसाला मिक्स करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। पहले हमारी औरतें घरों में चुटकी 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 से ही अंदाजा लगा करके बैलेंस्ड बना लेती थी मसालों का, कि धनिया को ज्यादा रखना है कि क्या रखना है। आज अगर किसी हमारे बच्चों में क्या देखा जाता है कि आज किसी के मुंह में थोड़ा सा धनिया का एक जीरी अगर आ गई तो क्या कहेंगे, मम्मी ये क्या कर दिया तुमने, ये धनिया क्यों डाल दिया तुमने। लड़कियां हैं, अदरक का एक टुकड़ा मुंह में आ गया, मम्मी ये अदरक मुंह में क्यों आ रहा बार बार। तो अब इंसान कितना पीसेगा। पहले तो लड़कियां लड़के हाथ बटा लेते थे, काम घर में हाथ बटा करके हो जाता था। आज आप वो कुछ भी नहीं करने को तैयार हैं, प्लस आप हर किसी से हाथ मिलाने को तैयार है बिन विचारे, वो नहाया धोया कि नहीं, साफ परिच्छन्न रहता है कि नहीं। तो हर एक चीज यहाँ पर मेंटेन होता है। दूसरी बात यह कि जो हम दुकानों से बाजारों से सामान खरीद करके खाते हैं, खुले में पड़ा रहता है, खुली हवाओं में धूल गर्दा मिट्टी पड़ते हैं, असंख्य वायु में उड़ रहे जो वायरसेस हैं, हम लोग आयुर्वेद में कीटाणु कहेंगे, जीवाणु कहेंगे, आप सब वायरस कहेंगे। तो ये वायरस, कीटाणु, जीवाणु, फंगस, ये सारी चीजें जो हवाओं में तैर रही हैं, ये आकर के उन चीजों को स्पर्श करती हैं और उन्हीं चीजों को हम खाते हैं। फल फ्रूट पे हमारे बच्चों का या नौजवानों का विश्वास नहीं रह गया है, उन्हें चाउमीन पर ज्यादा विश्वास चला गया, नूडल्स पे ज्यादा विश्वास चला गया, गोलगप्पे या पानी पूरी या फुचका कुछ भी कह लीजिए, इन पर ज्यादा विश्वास चला गया। हॉट डॉग्स वो खाएंगे। तो भाई आप ये तो नहीं देख रहे कि इंसान जो उसकी कुकिंग्स कर रहा है, जो उसे प्रोसेस कर रहा, तैयार कर रहा उस फूड को, वो कितने साफ सफाई के साथ कर रहा है, वो तो आप देख नहीं रहे हैं। आपको केवल टेस्टी लगा और घर में बनाने में समय ज्यादा लगेगा, खर्चा ज्यादा आएगा, क्योंकि परिवार के सभी खा लेंगे। इस तरीके से हम अपना 1-2 पीस खा के चलते बनेंगे, किसी से मतलब नहीं है। तो जहां हमने सबसे नाता तोड़ना शुरू कर दिया, केवल अपना स्वार्थ देखना शुरू किया है, उसी आड़ में कहीं ना कहीं हमसे लापरवाही हो रही है। और फेफड़ों के दर्द के जो कारण है वो मूलतः आज हम जो कोयला लकड़ी ये पहले भी जलाते थे, आज भी जलाते हैं, बट आज हम हरे पेड़ों को काटते हैं, हरी लकड़ियों को ज्यादा जलाने का प्रयास करते हैं, जिससे धुआं भी अधिक, मीथेन गैस का अधिक उत्सर्जन होता है। फ्लू के मूल कारण ग्लोबल वार्मिंग को भी हम मान सकते हैं, कोई अपराध नहीं होगा ऐसा मान ले तो। पेड़ों की अधिक कटाई हमारे लिए हानिकारक हो रही है। डॉक्टर साहब, एक और छोटा सा सवाल है। एक जनाब है, उनकी आंखों में कीचड़ और दर्द की समस्या रहती है। कई सारे ड्रॉप वगैरह लेकर डाले उन्होंने, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और कई बार उनकी बाई आंखों की जो आई बॉल्स है उस पर दर्द भी होता है। वो बोलता है कि उनको हम टच करने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है उसमें फोड़ा या कुछ फुंसी टाइप में है, बट क्या है पता लगता नहीं है। और शायद अब तक कोई चिकित्सकीय सलाह ली नहीं उन्होंने। कुछ ड्रॉप्स वगैरह डाले होंगे जो बेसिकली स्टोर्स पर आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। और यही आज का हमारा अंतिम सवाल भी है दरअसल, क्योंकि कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा आप इसको समराइज करें और मतलब कारण के साथ साथ उनको इलाज या ट्रीटमेंट जो भी है वो बताएं, और फिर हम इस कार्यक्रम को वाइंड अप करने की तरफ बढ़ेंगे। अगर तो आई बॉल्स में उनको लगता है कि फिंसी है तो डेफिनेटली उसकी स्कैनिंग करवा लेनी चाहिए। मूलतः होता क्या है कि कई बार हमारे आइज की जो हम साफ सफाई में लापरवाही करते हैं, आइज को हमें दिन भर में 2-3 बार 4 बार, या जब भी हम बाहर से कहीं से आते हैं घूम फिर करके या कोई भी काम काज करके, तो आंखों को धोना, ताजे ठंडे पानी से छपका मार करके धोना बहुत अनिवार्य है। सवेरे हरियाली से युक्त चीजों को देखें, हरी घास, पेड़ पौधे आदि को देखें, हरियाली से आंखों को सेकें। दूसरी बात, विटामिन ए से परिपूर्ण चीजों का इस्तेमाल करें। अगर उससे नहीं मेंटेन होता आसानी से तो आप विटामिन ए के कैप्सूल्स भी ले सकते हैं सवेरे खाली पेट, गाय के दूध के साथ लें। गाय का दूध अवेलेबल ना हो तो अगर आप वाटर सप्लाई का पानी पीते हैं तो बॉइल्ड वाटर से लें, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और
लहसुन, खान पान में लहसुन की मात्रा को कम कर दें, क्योंकि लहसुन जो है वो आई साइट पर डिफेक्ट डालता है, क्योंकि साक्षात पेनिसिलिन है, हार्ड पेनिसिलिन आप लेंगे, एक लहसुन की कली में 4 लाख mg पेनिसिलिन से ज्यादा पेनिसिलिन होता है, तो आप समझ सकते हैं। तो लहसुन को घटा दें अपने खान पान में, कच्चे लहसुन का सेवन तो एकदम ही कम करें। और दूसरी चीज ये है कि अगर इतने से भी कंट्रोल्ड नहीं होता तो मैं ये कहूंगा कि आंखों का जो मसला है बहुत ही नाजुक होता है। इसमें एक छोटी सी भूल आपको सदा के लिए ब्लाइंडनेस प्रदान कर सकती है। एक छोटी सी अनजानी भूल आपको सदा के लिए ब्लाइंडनेस के कगार पे ढकेल सकती है। इसलिए इन्हें आंखों को किसी भी नजदीकी आई सर्जन से दिखा करके संभवतः आई बॉल चेंज करनी पड़े, या इसके आजकल जो है दूरबीन से भी ऑपरेशंस होते हैं अगर अंदर कुछ बन रहा हो। लेकिन इसको चेकअप जरूर करवा लें, इसकी ब्रीफली जांच करवा लें, क्योंकि ये फिंसी है और किसी ड्रॉप से कुछ नहीं होता। मैं समझता हूँ कि 2 से 3 ड्रॉप डालने के बाद अगर हमारी आंखों की स्थिति नहीं सुधरती तो डेफिनेटली हमें जो है आई सर्जन से संपर्क करना चाहिए। अपने नजदीकी जहां पर भी हम रहते हैं वहां के नजदीकी आई सर्जन से संपर्क करना चाहिए। आजकल आपको काफी डिस्काउंट रेट में जो है आई सर्जरी भी हो जाती हैं। आई बॉल चेंज करना हो, कॉर्निया चेंज करना हो, या आईलिड तक चेंज हो जाती हैं। तो इस पे कतई लापरवाही ना करें। अगर लंबे समय से है तो तत्काल नजदीकी आई सर्जन से संपर्क करें और इससे निजात पाएं। श्रोताओं, ये था आज का हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य पर आधारित, स्वास्थ्य की बात रेडियो टशन के साथ विद डॉक्टर श्री प्रकाश पांडे जी। तो ये हमारे विशेषज्ञ थे आज के इस प्रोग्राम में, और आगे भी ये हमारे विशेषज्ञ के रूप में आते रहेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आप दर्शकों से ये उम्मीद कि आप इसको पूरा सुनेंगे, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों, कुछ भी कह लीजिए, लव्ड वंस के साथ शेयर करेंगे, जिससे ये चीजें जन जन तक पहुंच पाए। उसमें हमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और दिन। तब तक अपना ख्याल रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो टशन, वेयर यू कैन लर्न along with fun. Thank you very much. जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स।